हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर द रेवेलियन ऑफ 1857 क्लास 8 हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में किया था। उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काउजेज ऑफ द रेवेलियन 1857 को अच्छे से डिटेल में देखा था। आज हम लोग इस 1857 के रेवेलियन के मेन इवेंट्स को देखेंगे। द रेवेलियन ऑफ 1857 इवेंट्स, इस इवेंट्स का स्टार्ट मंगल पांडे से स्टार्ट होता है। ऑन February 26, 1857, the 19th Bengal Native Infantry, शॉर्ट में BNI, came to know about the news of cartridges। इस 19th बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री को इस नए कार्ट्रिज यानी गोली के बारे में पता चला जो राइफल एनफील्ड राइफल में भरा जा रहा था। which had a casing made of cow and pig fat which had to be bitten off by mouth। सभी को मालूम था कि अब ये नए तरह के गोली जो एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल किए जाने हैं, ये एक ऐसे पैकेट में है जो काऊ और पिग के फैट से बना है। और हिंदूज के लिए काऊ इम्पॉर्टेंट पवित्र जानवर माना जाता है, ठीक है। और पिग जो है वो इस्लाम के लिए उसको रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, रिफ्यूज़ टू यूज़ देम। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोला गया कि ये दोनों चीज़ें जो है हिंदू और इस्लाम दोनों के लिए अगेंस्ट थी, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थी। और इस तरीके से इन लोगों ने उस गोली को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ड्यू टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स सोल्जर्स रिफ्यूज़ टू यूज़ देम। और इसके वजह से सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, और सोल्जर्स के रिफ्यूज़ करने की वजह से यहीं से मंगल पांडे की वजह से ये धीरे धीरे मतलब कि ये पूरा सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इस गोली और बंदूक एनफील्ड राइफल से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे क्या हुआ? ऑन मार्च 29, 1857 एट द बैरकपुर परेड ग्राउंड नियर कैलकाटा 29-year-old मंगल पांडे ऑफ द 34 Bengal native infantry angered by the recent actions of the East India Company declared that he would rebel against his commanders। मंगल पांडे जो कुछ भी ये नया रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहा था इससे नाराज़ हो गए, और इसके वजह से उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो अपने कमांडर्स के खिलाफ भी जाकर रिबेल करेंगे यानी विद्रोह करेंगे। और डेट कौन सा बताया गया? तो ये मार्च 29 था 1857 का। मंगल पांडे खुद भी 29 ईयर के थे और ये 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। लेकिन इसका इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होता है? 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से स्टार्ट होता है। व्हेन हिज एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग केम आउट टू इन्वेस्टिगेट द अनरेस्ट, पांडे ओपनड फायर। जब उनके कमांडर लेफ्टिनेंट बॉग इस घटना का इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उन पर मंगल पांडे ने फायर कर दिया। उनको नहीं लगा, वो अनफॉर्चुनेटली एक घोड़े को लगा। फिर भी इसके बाद अब बिल्कुल आमने सामने दोनों हो चुके थे। ही वॉज कोर्ट मार्शल्ड ऑन April 6, 1857 एंड हैंग्ड ऑन April 8, 1857। इस तरह से ये घटनाएं बढ़ती चली गई। मंगल पांडे के साथ में समर्थन में बहुत सारे उनके और उन्हीं के इन्फेंट्री के बहुत सारे सिपाही भी आ गए। एक सिपाही को बोला भी गया कि मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो अरेस्ट उन्होंने नहीं किया। उस सिपाही का नाम ईश्वरी प्रसाद था। ईश्वरी प्रसाद को अंग्रेज़ों का ऑफिशियल्स का ये ऑर्डर नहीं मानने की वजह से उसको पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, उसको भी हैंग कर दिया गया। और मंगल पांडे को खुद भी बाद में पकड़ के 6 अप्रैल 1857 पे उन पर कोर्ट मार्शल का लॉ चलाया गया, कोर्ट से उनको वर्डिक्ट दिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को उनको हैंग कर दिया गया। आउटब्रेक ऑफ द रेवेलियन मेरठ। अब हम लोग देखेंगे कि मेरठ में कैसे ये विद्रोह बढ़ा और फैला। ऑन 9 मई 1857 85 सोल्जर्स ऑफ द 3rd कैवेलरी। यहाँ पर मेरठ में ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 मई 1857। यहाँ पे 85 सोल्जर्स 3rd कैवेलरी को बिलोंग करने वाले इन लोगों ने भी इस पैकेट को
कार्ट्रिज को यानी गोली को इस्तेमाल करने से रिफ्यूज कर दिया। सेंटेंस्ड टू 10 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इनको 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा दे दी गई। ये 9 मई 1857 को हुआ। बिल्कुल नेक्स्ट डे ऑन 10 मई 1857 द इंडियन सोल्जर्स रिलीज्ड देयर इम्प्रिजन्ड कॉमरेड्स, किल्ड देयर ऑफिशियल्स एंड अनफर्ल्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट। बिल्कुल नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उन्होंने, उनके जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, बढ़ा दिया, और रिवोल्ट के वजह से क्या हुआ कि वो जितने भी उनके साथी वहाँ पर गिरफ्तार करके जेल में डाले गए थे उन सभी को उन लोगों ने रिलीज़ करा लिया, अपने कॉमरेड्स को भी रिलीज़ करा लिया, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स सामने आए उनको भी मार दिया, किल्ड कर दिया, और अपने रिवोल्ट के बैनर को फहराया। और एक्चुअली ये घटना 10 मई 1857 की ये दिखाती है कि इस दिन उन्होंने खुलेआम ये डिक्लेयर कर दिया कि अब सिपाही विद्रोह स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग सिपोई म्यूटिनी भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग द रेवेलियन ऑफ 1857 भी बोलते हैं। दे सेट फायर ऑन बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज, कैप्चर्ड देयर गन्स एंड एम्यूनेशंस। अब ये सिपाही जो थे इन्होंने बिल्डिंग्स को आग लगा दिया, उनके प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, उनके गन्स एंड आर्म्स एम्यूनेशंस को छीन लिया, ठीक है, कैप्चर कर लिया। दे सेट ऑफ फॉर दिल्ली आफ्टर सनसेट इन दिल्ली। नेक्स्ट मॉर्निंग द लोकल इन्फेंट्री ज्वाइंड देम, किल्ड देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर्स एंड कैप्चर द दिल्ली, कैप्चर्ड द सिटी, यानी दिल्ली की बात हो रही है। तो बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग दिल्ली पहुंच गए। उसी दिन शाम को ये लोग निकल गए और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि वहाँ पर मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र थे, ठीक है, और अब सभी को एक अपने लीडर की ज़रूरत थी, और लीडर के रूप में उनको मुग़ल एम्परर नज़र आ रहे थे बहादुर शाह जफ़र। वो ऑलरेडी ओल्ड थे, उसके बावजूद उनको लगता था कि ये हमारे लीडर हो सकते हैं, इसलिए सभी सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उनको वहाँ की लोकल इन्फेंट्री ने ज्वाइन किया, और अब सब मिल के वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पनिश करना स्टार्ट किए। उनको जो सामने मिला उसको किल किए, जो प्रॉपर्टी मिली उसको कैप्चर किए, जो भी आर्म्स एम्यूनेशंस मिला उसको कैप्चर किए। The rebellious soldiers now proclaimed the aged and powerless बहादुर शाह जफर the emperor of India। इस सैनिकों ने खुलेआम घोषणा कर दी कि अब बहादुर शाह जफर भारत के एम्परर हैं और वो सब उन्हीं की सेना में हैं, ठीक है। अब वो अंग्रेज़ों के लिए सोल्जर का काम नहीं करेंगे। उन्होंने खुलेआम बहादुर शाह जफर को अपना नायक घोषित कर दिया, अपने देश का, इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया। दिल्ली वॉज सून टू बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि दिल्ली एक सेंटर के रूप में कन्वर्ट हो गया। पूरे इंडिया से, अलग अलग जगह से, सभी जगह से सैनिक उस दिशा में दिल्ली की तरफ मूव करने लगे। अब सबको पता चल गया, सबको ये अनाउंसमेंट भी हो गया और सबको समझ में भी आ गया कि अब दिल्ली के एम्परर ही हमारे शासक हैं, हमारे राजा हैं। नाउ दिस एक्ट द सिपॉयज हैड ट्रांसफॉर्म्ड अ म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स इनटू अ रेवोल्यूशनरी वॉर। अब उनका सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वॉर के रूप में कन्वर्ट हो गया। नाउ ऑल चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस टू रिप्लेस द ब्रिटिश रेजिम। अब बहादुर शाह जफर पे ये दबाव बनने लगा कि सभी लोग उनको अपना रूलर मान रहे हैं, इंडिया का रूलर मान रहे हैं, तो उन पर अब दबाव बनने लगा। बहादुर शाह जफर ने बहुत सारी चिट्ठियाँ देश के अलग अलग चीफ्स को, यानी सरदारों को, और भी देसी रियासत के राजाओं को, किंग्स को भी लिखी कि अब इस तरह के विद्रोह में, जो कि सैनिक विद्रोह से स्टार्ट हुआ और अब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सैनिक विद्रोह स्टार्ट हो गया है, वॉर के रूप में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो आप सब लोग भी इसमें शामिल होइए अपनी सेनाओं के साथ, अपने आर्म एम्यूनेशंस के साथ। तो अब इसमें इंडिया के जो चीफ्स थे, देखिए, now all chiefs and rulers of India also participated in this to replace the British regime। यदि इस सिपाही म्यूटिनी में वो शामिल हो जाते हैं, बहादुर साहब को अपना शासक मान लेते हैं, तो मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल एम्परर के अंडर में उनको अंग्रेज़ों से ज़्यादा
इंडिपेंडेंस होगा, फ्रीडम होगा और उससे ज़्यादा वो अर्न भी कर सकेंगे। तो उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट में इस सिपोई म्यूटिनी को देखा और इस तरीके से वो सब लोग भी शामिल हो गए, इंडिया के बहुत सारे राजा और चीफ्स यानी सरदार, जमींदार। ठीक है। द ब्रिटिश हैड नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिश को ऐसा नहीं लगता था कि इतना बड़ा ये घटना बढ़ जाएगी। और हम लोग पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं कि बैरकपुर में ये घटनाएं हो चुकी थी। उस वक्त 1824 और 1844 में ये घटनाएं हुई थी, सिपोई म्यूटिनी हुई थी। वो सिर्फ सैलरी अलाउंसेज और डिफरेंट अदर बेनिफिट्स के लिए हुई थी। लेकिन उस वक्त तो 1844 में इसको बैरकपुर वाले सिपोई म्यूटिनी को दबा दिया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों को ये नहीं मालूम था कि ये धीरे धीरे उनके मन में ये चीज़ें रह जाएंगी और ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़कर यहाँ तक पहुँच जाएंगी। द रेबेलियन स्प्रेड कानपुर। पिछले वीडियो में हम लोग ये भी देख चुके हैं कि नाना साहेब जो बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र माने गए थे, उनको अंग्रेज़ों ने बहुत तरह की सुविधाएं देने से मना कर दिया था। उस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उस लिंक को देख सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि एट कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू द लास्ट पेशवा। बाजीराव टू को लास्ट पेशवा महाराष्ट्र मराठा का माना गया था और अंग्रेज़ों ने आगे फर्दर किसी और भी पेशवा की उपाधि के लिए अब मना कर दिया था। बाजीराव टू के सन के रूप में उन्होंने नाना साहेब को अडॉप्ट किया था। उनके डेथ के बाद उनका पेंशन रोक दिया गया था और पेंशन रुक जाने की वजह से नाना साहब नाराज थे। बहुत तरह की सुविधाएं उस पेंशन से वो अपने राज्य की रियासत के लोगों को देते थे। हिज मिलिट्री लेड बाय तात्या टोपे हु हिमसेल्फ कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ कानपुर एंड ग्वालियर। नाना साहेब के मिलिट्री लीडर तात्या टोपे और अजीमुल्लाह थे। ये दोनों मिलकर नाना साहेब के मिलिट्री को कंट्रोल करते थे और इस तरीके से तात्या टोपे खुद भी कानपुर और ग्वालियर दोनों जगह पर कंट्रोल कर रहे थे मिलिट्री एक्टिविटीज को और इस रिवोल्ट को भी आगे बढ़ा रहे थे। काफ़ी पावर से उन दोनों जगहों पे लड़ रहे थे। आगे अनफॉर्चुनेटली द रिवोल्ट वाज टर्निश्ड बाय द डिसीटफुल एक्ट ऑफ नाना साहेब्स सोल्जर्स। ही हैड प्रॉमिस्ड द ब्रिटिश सेफ पैसेज इन 40 बोट्स फ्रॉम द घाट टू इलाहाबाद। अब यहाँ पर एक छोटी सी घटना यहाँ दिखती है। नाना साहेब ने अंग्रेज़ों से प्रॉमिस कर लिया था कि वो अंग्रेज़ों के जो वुमेन्स हैं, बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज पीपल हैं, खासकर ब्रिटिश क्रिश्चियंस, उनको 40 नाव से अपने कानपुर के घाट से इलाहाबाद जाने के लिए सेफ पैसेज देंगे। सेफ पैसेज मतलब कि सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता देंगे। और इस बात पे भरोसा करके अंग्रेज 40 बोट से जा रहे थे। लेकिन बट ड्यू टू फायरिंग बाय द सिपोई मेनी और मोस्ट ऑफ देम किल्ड एक्सेप्ट 4 ऑक्यूपेंट्स। उसमें से बहुत सारे लोग मारे गए और मैक्सिमम मारे गए, सिर्फ 4 बचे। और उसमें से एक का नाम थॉमसन था और थॉमसन ने जब जाकर लंदन में बताया, इस सारी घटना के बारे में जानकारी दी, तो उसमें ये बताया कि एक सिपाही के साथ, एक बोट वाले के साथ उनका झड़प हो गया था और उसमें उसने गोली चला दी और गोली चलने के बाद फिर फायरिंग स्टार्ट हो गया। इसमें नाना साहब का कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी आगे क्या हुआ, ड्यू टू इट द लंदन टाइम्स, इस घटना के बाद क्या हुआ, लंदन टाइम्स ने 31 अगस्त 1857 को पेंट किया और एक बहुत बड़े बैनर में ये दिखाया कि नाना साहेब एज द विलेन ऑफ द रिवोल्ट, और नाना साहेब को इस रिवोल्ट का विलेन बताया गया। ठीक है, तो नाना साहब को इसलिए भी इस 1857 में अंग्रेज़ों ने विलेन बताया। आगे द बैटल कंटिन्यूड टिल मिड 1858। नाना साहेब एंड अजीमुल्लाह खान एस्केप बट तात्या टोपे वाज अरेस्टेड। आगे यहाँ पर बोला गया कि नाना साहेब और अजीमुल्लाह खान ये दोनों नेपाल भाग गए, काठमांडू के तरफ। लेकिन और ये मिड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिड 1858, तो मिड 1858 तक ये घटनाएं रिवोल्ट वाली और सिपोज म्यूटिनी वाली ये चलती रहीं। लेकिन तात्या टोपे पकड़े गए।
विश्वासघात की वजह से। ये विश्वासघात कौन किया? तो उनका मित्र, उनके मित्र का नाम क्या था? मानसिंह। ये मानसिंह कौन थे? चीफ ऑफ नरवार, ठीक है, नरवार क्षेत्र के सरदार थे। और ये मानसिंह नाम था और ये तात्या टोपे के दोस्त थे, लेकिन इन्होंने बिट्रे किया, धोखा दिया और तात्या टोपे पकड़े गए और उसके बाद तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में हैंग कर दिया गया, यानी उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो ये घटना थी कानपुर की। नेक्स्ट लखनऊ अवध। लखनऊ अवध में हम लोग जानते हैं, मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं इसी चैप्टर के पार्ट 1 में, जिसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें नवाब का नाम वाजिद अली शाह है, उनकी वाइफ का नाम बेगम हजरत महल है, ठीक है। ये मेन पर्सन है इस रिवोल्ट की, खासकर इस लखनऊ यानी अवध क्षेत्र की। उनके सन का नाम बिरजिस कद्र है और मेन रीजन क्या था? तो अवध हैड बीन एनेक्सेड बाय डलहौजी। तो अवध इसलिए भी, यानी लखनऊ इसलिए भी वहाँ के नवाब या वहाँ के लोग नाराज थे क्योंकि उनके नवाब को अब बेदखल कर दिया गया था और इसकी वजह से नवाब अब कलकत्ता में जाकर निर्वासित जीवन जी रहे थे और उनका सारा शान व शौकत सब कुछ छीन लिया गया था। वहाँ की प्रजा भी उनसे काफ़ी प्रेम मोहब्बत करती थी। तो इस तरीके से नवाब और उनकी फैमिली और ख़ासकर बेगम हजरत महल ने लखनऊ और अवध क्षेत्र का रिवोल्ट को कंट्रोल किया। इसमें उनके साथ हजारों सैनिक और सिपाही शामिल हुए और इस एक्टिविटी में, इस रिवोल्ट में बेगम हजरत महल को भी अंग्रेज़ नहीं पकड़ पाए, वो भी भाग गई, वो भी नेपाल चली गई और बाद में 1879 में उनका वहाँ पर डेथ हुआ। झांसी, द यंग रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel when the British refused to acknowledge her right to adopt a successor। इसमें रानी लक्ष्मीबाई वाला इंसिडेंट में ये है कि हस्बैंड के डेथ के बाद, अब राजा के डेथ के बाद वहाँ पर कोई दूसरा पुरुष ही उन्हीं की फैमिली का बन सकता था और उनका सन होता तो ज़्यादा अच्छा था। सन था नहीं और उनके पास जो सन था वो एडॉप्टेड सन था, तो एडॉप्टेड सन को अब सक्सेसर मानने से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया और इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई और उनकी प्रजा नाराज थी अंग्रेजों से। तो इस रिवेल में उन्होंने भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखा और इस तरीके से वो इस रिवेल में शामिल हो गए, सिपोई म्यूटिनी में शामिल हो गए और सी प्रोक्लेम्ड, वी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, आइदर वी एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आवर विक्ट्री और अर्न इटर्नल ग्लोरी एंड साल्वेशन। तो उनका कहना था कि हम इस फाइट को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत खुशी से इस फाइट को ज्वाइन कर रहे हैं और इस फाइट को ज्वाइन करने से या तो हमें आज़ाद हो जाएंगे या फिर मर के शहीद होके हम हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेंगे, लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो आज भी यही बात है। आज हम जब कभी भी 1857 के रिवॉल्ट की बात करते हैं या इंडिया में किसी वुमेन के थ्रू किसी भी फाइट के बारे में बात करते हैं तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम लोग बहुत गर्व से लेते हैं। अंग्रेज़ों ने भी इनके फाइट को बताया था कि ये बहुत ताकत से वीरांगना की तरह लड़ी थी। द रानी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रूप ऑन जून 17, 1858। रानी लक्ष्मीबाई का डेथ जून 17, 1858 को हो गया और ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी का कंट्रीब्यूशन था। इसमें इनके साथ भी इस कंट्रीब्यूशन में हजारों सिपाहियों ने सहयोग किया और जब कभी भी इनको हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो तात्या टोपे के साथ इनका होता था और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ताकत से इस फाइट को लड़ा। नेक्स्ट फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने इस रिवेलियन को ज्वाइन किया। अहमदुल्ला शाह एक मौलवी थे। बिहार, आरा, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, an old man 70 years, was the main organizer of the revolt. He mobilized the forces and defeated the British in many places. Later he joined forces with Nana Sahib. He died of war wound April 26, 1858. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जगदीशपुर, आरा, आज हम लोग आरा जानते हैं, जगदीशपुर के जमींदार
कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह थे और ये 70 ईयर से भी ज़्यादा थे, बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत इनके हाथों में ताकत होती थी, इनकी तलवार भी बहुत लंबी होती थी और इस तरीके से इन्होंने जमकर इस रिवॉल्ट में फाइट किया, अंग्रेज़ों को कई जगहों पे इन्होंने हराया और इस तरीके से इस रिवॉल्ट में बाबू कुंवर सिंह का नाम भी बहुत प्रसिद्धि से लिया जाता है। और इसके बाद जब डिफीट में थोड़े से कमज़ोर पड़ने लगे तो इन्होंने बाद में नाना साहब के आर्मी को भी ज्वाइन किया। बाद में अंग्रेज़ों के साथ एक झड़प में ये घायल हो गए और इनका डेथ अप्रैल 26, 1858 को हो गया। तो ये सारी घटनाएं, चाहे वो यहाँ मंगल पांडे से स्टार्ट होना हो, मेरठ से स्टार्ट होना हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग मेरठ से होते हुए आगे यहाँ इसमें मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र का शामिल होना हो, या फिर कानपुर, या फिर अवध, लखनऊ, झांसी, फैज़ाबाद, बिहार, आरा, जगदीशपुर, धीरे धीरे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स इसमें शामिल होते चले गए और सब ने बहादुर शाह जफ़र को अपना रूलर मानकर ये फाइट अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने भी इसको इमेजिन नहीं किया था कि इतना जल्दी, इतना बड़ा, इतने इंडिया लेवल का ये म्यूटिनी हो जाएगा। और शुरुआत तो होगी सैनिक विद्रोह से, लेकिन इसमें अलग अलग ग्रुप्स शामिल होते चले जाएंगे और इस ग्रुप में पीजेंट्स भी थे, गरीब पीजेंट्स भी थे, ज़मींदार भी थे, इसमें चिप्स भी थे, चिप्स और रूलर्स भी थे। और इस तरीके से अंग्रेज़ों के लिए ये म्यूटिनी संभालना बहुत मुश्किल होने लगा। संभाल तो लिया, लेकिन ये आज भी इंडिया के हिस्ट्री में हम लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जानते हैं।